सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के इस 8th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का एक बार फिर से वेलकम कर लेता हूं और आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं अपने नोट्स को प्रिपेयर रखें और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे इज which of the following constitutional amendments provided for the right to education? Options are 88th amendment, option B 87th, option C 89th or option D 86th amendment. So you have to give your answer in the comment box regarding the right of education. So the right answer is 86th amendment. So option D is right. Okay, if we talk about the 86th amendment of the constitution, so this amendment was come in the year of 2002, inserted article in article 21A in the constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age of group of 6 to 14 years. यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 से लेकर 14 साल है उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये 86 अमेंडमेंट भारत सरकार का कहता है, इंडिया का कहता है एज अ फंडामेंटल राइट। और ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है शिक्षा को देना, और ये सभी स्टेट के द्वारा आपका फॉलो किया जाना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। आगे बढ़ेंगे अपने पहले इवेंट के साथ। So the first event is related with the ऑपरेशन सिंदूर। आपने कई बार अब तो सुन भी लिया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। भारत के द्वारा 7 मई की सुबह, आप कह सकते हो कि 6 मई की देर रात 1:05 रात्रि से 1:30 रात्रि तक भारतीय वायुसेना के विमानों ने गर्जना की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की, जहां पर इन्होंने टोटल 9 टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। आज ही यानी कि कल ही आपके 7 में 2025 को प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें भारत के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिश्री और आर्मी और एयरफोर्स की महिला ऑफिसर इसमें शामिल थी। उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने शौर्य दिखाया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इंडियन आर्मी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि ऑपरेशन पहलगाम टेरर अटैक, जस्टिस इज सर्व, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। और जहां तक मेरा मानना है इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर मोदी जी के द्वारा दिया गया होगा। और आपने देखा था पहलगाम अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसमें कुल 27 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें 26 भारतीय थे और 1 नेपाली थे। और 15 दिन के बाद 22 अप्रैल के बाद 15 दिन के बाद 7 मई को भारत ने बदला ले लिया। वहीं पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को एक तरीके से धमकाया भी, और क्या कहा? इंडियन आर्म फोर्सेस आर प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तानी मिस एडवेंचर इफ एनी विच विल एक्सेलेरेट द सिचुएशन, अ क्लियर वार्निंग टू पाकिस्तान बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। सो वी आर रेडी विथ आवर फुल पोटेंशियल। और पाकिस्तान के द्वारा धमकी दी गई है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, तो भारत भी उसके लिए तैयार है। तो जिस प्रकार से हनुमान जी अपने शरीर में पूरी तरीके से सिंदूर पोते होते हैं, लगाए होते हैं, और क्यों लगाते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूं। जब माता सीता अपना साज श्रृंगार कर रही थी, अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो उसी समय हनुमान जी आते हैं और वो माता सीता से पूछते हैं कि आप ये माता क्या लगा रहे हैं। तो वो कहती है ये सिंदूर है। तो वो कहते हैं कि आप ये सिंदूर क्यों लगा रहे हैं? तो वो कहती हैं कि इससे भगवान श्री राम की आयु और भी बढ़ेगी, वो स्वस्थ रहेंगे। तो जब हनुमान जी ने सुना अच्छा वो स्वस्थ रहेंगे, वो चिरंजीवी रहेंगे, उनकी आयु बढ़ेगी, तो मैं सिर्फ मांग पे क्यों पूरे शरीर में इसको लगा लूंगा। और जितने भी मंदिर में आप जाते हो हनुमान जी की आपको इसी प्रकार से मूर्ति दिखती है। और इन आतंकवादियों के द्वारा जो हमारी महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा गया, तो उसका बदला भारत ने ले लिया। ये टोटल 9 टारगेट्स हैं, जैसे कि मरकज तैयबा, सरजाल, महमूना, ठीक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जाकर
हमने पाकिस्तान में जाकर लगभग 2-3 टारगेट्स को आपको निशाना बनाया। नंबर ऑफ टोटल टारगेट्स अचीव बाय इंडिया इज 9। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के द्वारा काफ़ी शेलिंग्स हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ की जा रही हैं और ये डेटा कह रहा है 7 मई का कि 15 सिविलियंस की मौत हुई है भारत में और 36 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भारत को आपकी सफ़र करनी पड़ी है। और इंडियन आर्मी भी बेफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तानी सेना को दे रही है। आगे जो भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ और ये इवेंट भारत और ब्रिटेन से रिलेटेड है और ये हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में साइन कर दिया गया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो ऑन 6 में भारत एंड यूके कंक्लूडेड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं, डिस्क्राइब्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स एज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। If we talk about the FTA, so this comprehensive and mutually beneficial trade pacts aim to enhance economic cooperation, eliminate trade barriers, and boost investment and job creation. If we see the global scenario, then we find that there is a trade war mainly between America and the China, and most of the country are impacted, heavily impacted by the trade war, which were स्टार्टेड बाय द डोनाल्ड ट्रंप। तो इस कारण से यूके भी अपने मार्केट को सिक्योर करने के लिए भारत के साथ इस हिस्टोरिक माइलस्टोन के एफटीए को उन्होंने साइन कर लिया है। कमिंग आफ्टर ओवर 2 years ऑफ नेगोशिएशंस, द एग्रीमेंट कवर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल एंड इज सेट टू सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप बिटवीन द 2 countries। तो इसमें क्या कवर किया जाएगा? गुड्स को यानी कि सामान को, सर्विसेज को जिसमें आईटी और भी बहुत सारी सर्विस रहेंगी, इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट कर सके और जो प्रोफेशनल्स हैं दोनों देश के वो कैसे एक दूसरे देश में आपका एक्सचेंज हो पाए, तो इनको एफटीए में आपका शामिल किया गया है। एफटीए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए इफ देयर इज अ आर्टिकल ए एंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 रुपीज एंड द सेकेंड नेशन imposed 35 tariff on that article, so that article becomes the worth of 135 rupees. But if that country signed FTA with country A, then there is a minimum tariff or tax imposed on that particular equipment or article. तो इससे होता क्या है, जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये एक एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा। 2 साल के नेगोशिएशन के बाद इसको साइन किया गया है। इसके अगर हम की फीचर्स की बात करें, सो द फर्स्ट की फीचर इज जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। तो भारत से जो भी सामान यूके में जाएगा वो लगभग जीरो ड्यूटी आपका रहेगा। इसमें कहा गया है कि 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूके विल एंजॉय जीरो कस्टम ड्यूटी, ऑफरिंग अ मेजर बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इससे होगा क्या कि यूके में जो भारत का सामान जाता है उसकी कॉस्ट कम रहेगी और वहां के लोग उस गुड्स को, उस सर्विस को एफोर्ड कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे। दिस इज एक्सपेक्टेड टू डबल बायलैटरल ट्रेड करंटली वैल्यूड एट $60 billion बाय 2030। ठीक है, so both country are planning to enhance their bilateral trade by 2030 to the value of $60 billion। The second key feature of the FTA is Indian tariff reduction for UK goods. India has agreed to reduce or eliminate tariffs on 90% of UK tariff lines। तो हमारी तो जीरो हो रही है और यूके जो सामान जो आएगा उस पर हम 90% तक टैरिफ्स को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, मान लो जैसे भारत इनके सामान के ऊपर 10% टैरिफ लगाता है, तो अब हम सिर्फ 1% का टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो इससे यूके भी खुश, हम भी खुश। टैरिफ रिडक्शन विल बी फेस्ड इंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंटरेस्ट। तो दोनों देशों के डोमेस्टिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को किया गया है। द थर्ड इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ दिस एफटीए इज की इंडियन सेक्टर बेनिफिटिंग लाइक टेक्सटाइल्स, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर स्पोर्ट गुड्स, टॉयज, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, ये सभी आपके पार्ट्स हैं जिनको एक तरीके से बूस्ट मिलेगा और ये अपने मार्केट एक्सेस को इनहेंस कर सकेंगे।
whether in UK or in Bharat. So these are the significant key features of FTA. The textile sector is expected to see significant growth as UK tariffs of up to 10% will be removed. So this decision is beneficial for UK. So the fourth point is benefits for UK exporters. So major tariff cuts in India for products such as whiskey and gin, automotive parts and cosmetics, aerospace, lamp, medical devices and etc. वहीं पर मोबिलिटी और लेबर प्रोविजन को भी आपका आसान किया गया है। बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर को भी आपका बेहतर बनाया गया है, जिसमें मेनली हम MSME सेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे जो नंबर ऑफ टैरिफ्स लगा करते थे हाई अमाउंट में, उनको कम कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोनों देश से रिलेटेड। जो विस्की टैरिफ रिडक्शन था वो 150 पहले लगता था, अब 75% लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे 10 सालों में इसको 75% से 40% कर दिया जाएगा। अब इससे जो यूके का मार्केट है भारत के लिए, तो वो जब वो एक्सपोर्ट करेंगे भारत में, तो वहां पर यूके की जो भी आर्टिकल्स हैं उनका दाम कम रहेगा और यहाँ के लोग उसको एफोर्ड कर पाएंगे। इसी प्रकार से यूके में भी आपका होगा, वाइसे वर्सा, ठीक है। और स्टारमर अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप जानते हो कि यूके 4-5 देशों से मिलकर आपका बना हुआ है। इससे पहले ऋषि सुनाक उनके प्रधानमंत्री थे। लंदन इनकी आपकी कैपिटल है। और बाकी तो हम क्या ही इतिहास बताएं, यही यूके था जिसके द्वारा विश्व के 44% लैंड एरिया में एक तरीके से रूल किया गया था। लेकिन अब देखिए, अब इनको भारत के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर अमेरिका के द्वारा जैसे ही चाइनीज माल पर टैरिफ को आपका इम्पोज किया गया, बढ़ाया गया, तो चाइना के सामान महंगे हो गए, जिससे कि यूके के मार्केट में भी वो अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और आप ये भी जानिए कि यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन नहीं आता है, यूके नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको यूएनएससी कहते हैं, इसमें टॉप 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें यूके आपका आता है। और यूके ने भारत को परमानेंट 5 की सदस्यता, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए अपने तरफ से प्रतिबद्धता भी जाहिर की हुई है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे। तो दिस इवेंट इज रिलेटेड विद द GLEX 2025. The GLEX stand for Global Space Exploration Conference. This conference is scheduled from 7th May to 9th May 2025. और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन को अपने तरफ से एड्रेस किया और बताया कि किस तरीके से भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपने तरफ से योगदान दे रहा है। The government of India initiated various programs like the NISAR ISRO program, NISAR, okay, NASA, ISRO, Synthetic Aperture Radar, Gaganyaan, Shukrayaan, Lunar, Chandrayaan 3rd, 4th, and many others. So this event is beneficial for the space sector of India, where private and public sector both are working strongly. The conference represents a milestone in India's expanding global space leadership, highlighting its transition from a regional space power to key international player. बात सही है कि हम रीजनल स्पेस पावर से अब इंटरनेशनल पावर बन गए हैं और हमारी जो सर्विस है एक्यूरेट है, बेस्ट है, एंड आवर सर्विस इज वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. So therefore they are taking our service for their scientific exploration. In 2025, the GLEX 2025 theme is Reaching New World, a Space Exploration Renaissance. इसको आप लिख लीजिए. This is the very important theme regarding the GLEX 2025, and there is a maximum possibility that this event and this theme become the question and it will come in your examination. Okay? और इनका मेन मोटो क्या है? इनोवेशन करना, इंक्लूसिविटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्पेस साइंस में ले आना. इसी के साथ अगर हम इस ग्लेक्स को देखें तो इस बार इसको टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशन ने
अपने तरफ से होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। दीज 3 ऑर्गेनाइजेशंस आर, द फर्स्ट वन इज IAF. IAF stand for not Indian Air Force, but it stand for International Astronautical Freedom, the world's leading space advocacy body. The second one is the ISRO as a primary host, and the third is ASI, Astronautical Society of India, as the co-host. If we talk about the International Astronautical Federation, so this is founded in 1951. IAF has over 500 members from across 78 countries, including space agencies, private firms, research institutes, and universities. Its motto is connecting all space people and vision a space-faring world cooperating for the benefit of humanity. तो इतना आपने पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा। और बात करते हैं इसरो की। इसरो के अभी जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है, इसरो की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 15 अगस्त 1969 को आपका हुई है। बहुत सारे मिशन इन्होंने चलाए हैं। अभी हाल ही में हमारा जो आर्यभट्ट मिशन था, आर्यभट्ट, ठीक है, उसको भी 50 ईयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसको हमने 1975 मई में सोवियत यूनियन के रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया हुआ था। द नेक्स्ट इवेंट इज रिलेटेड विद द IMDEX 2025. So Indian naval ship INS Kilton arrived in Singapore to participate in IMDEX Asia 25 at the Changi Exhibition Center. तो सिंगापुर हमारा ट्रेड और डिफेंस का सबसे अच्छा पार्टनर है। छोटी एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस, और इंडियन नेवी को यहाँ पे बुलाया गया है। द विजिट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट एंड अंडरस्कोर्स द robust maritime partnership between Bharat and Singapore. During the stays, the ship's crew will engage in a series of bilateral, multilateral activities, जिसमें प्रोफेशनल एक्सचेंज रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के साथ शामिल था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिंगापुर के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज सिम्बेक्स शामिल है। सिम्बेक्स, दिस इज योर bilateral naval exercise conducted between Indian Navy and the Singapore Navy. The full form of the SIMBEX is Singapore India Maritime Bilateral Exercise. The second one is the SITMAX. SITMAX, and it is your trilateral naval exercise in which 3 nations are there: Singapore, India, Thailand maritime exercise. The third one is the Bold Kurukshetra exercise. Okay, so these are the important exercise which are conducted between the 2 countries. आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की तरफ, जिसको हर साल 7 मई को मनाया जाता है। वैसे तो आज 8 मई है, कल जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपका मनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी हमारे यूथ्स हैं उनको हेल्थ कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीने के लिए ये डे आपका एडवोकेट करता है। सभी लोग स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करें, और स्पोर्ट्स तो डिफरेंट आपके होते हैं, तो जिसमें आपका मन है उसमें आप जा सकते हैं। इस बार 29th एडिशन का ग्लोबल सेलिब्रेशन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे से 7 मई को आपका कंडक्ट किया गया। इसके अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखें, सो इन 1996 फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द IAF प्रेसिडेंट प्रीमियो निबियोलो। इन 1912 IAF वाज एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग स्टॉकहोम ओलंपिक्स। 2001 में IAF रीनेम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इन 2019 रीब्रांडेड टू वर्ल्ड एथलेटिक फॉर अ मोर मॉडर्न आइडेंटिटी। नेक्स्ट इवेंट आपका क्या है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इसको आज हम सभी 8 मई को मनाते हैं, और ये एक इंटरनेशनल डे है। ये आपके हेल्थ से आपका रिलेटेड रहा करता है। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट। ठीक है, अगर आप इसके 2024 की थीम को देखोगे, एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एसेसेबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो ये एक प्रकार से खून से संबंधित आपका होता है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, अल्फा और बीटा। इसके बारे में अगर आप जानोगे, सो दिस इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। इट अफेक्ट योर बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, इफ यू हैव थैलेसीमिया
योर बॉडी प्रोड्यूसेस फ्यूअर हेल्दी हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स एंड योर बोन मैरो प्रोड्यूसेस फ्यूअर हेल्दी एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को आपका ये काफी इफेक्ट किया करता है। अधिकतर लोगों में ये बीमारी आपकी हो जाती है, तो इसीलिए आप अच्छे फ्रूट्स को खाइए, फूड्स को खाइए ना, जंक फूड से बचिए, और ये डे आपका आज मनाया जा रहा है। इसी तरीके से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी आज पूरा विश्व मना रहा है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे मनाया जाता है। 1948 से इसको आपका शुरुआत किया गया था, विच इज द बर्थ डेट ऑफ हेनरी डुनांट। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो युद्ध में घायल हो जाते हैं ना, लोगों को बचाना, रिफ्यूजीज की सहायता करना, और जो आम जनता है उनको आपका बचाना। डुनांट विजन इमर्ज आफ्टर ही विटनेस द हॉरर्स ऑफ द बैटल ऑफ सोलिफ्रिनो इन 1859 which led him to advocate for the establishment of voluntary relief organization। तो एक प्रकार की स्वैच्छिक संस्था है जो कि जो घायल रहते हैं उनके लिए काम करती है। इस बार इसका थीम क्या रखा गया है? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, यानी कि मानवता को हम सदैव सदैव जिंदा रख सकें। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे, जो कि एक हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग डेथ से आपका रिलेटेड है। डेथ ऑफ 1978 वर्ल्ड कप लेजेंड लुइस गैल्वेन। तो अर्जेंटीना की एक खिलाड़ी थे और 77 ईयर्स की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। और 1978 में जब फीफा वर्ल्ड कप जो जीता हुआ था उस टीम के ये मेंबर थे। फीफा का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, और जो पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसमें किस टीम ने विजय प्राप्त की थी, इसका भी आंसर आपको देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए, वेयर इज इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका हर साल 8 मई को मनाया जाता है। और अब आपको बताना है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे। ऑप्शंस आर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ऑप्शन बी इंकरेजिंग स्पेस रिसर्च, ऑप्शन सी फाइटिंग थैलेसीमिया थ्रू प्रिवेंशन अवेयरनेस क्वालिटी केयर, या फिर ऑप्शन डी सेलिब्रेटिंग ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फाइटिंग थैलेसीमिया थ्रू प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड क्वालिटी केयर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे 25? तो इनकी आपकी थीम क्या है ये आपको बताना है। तो इस बार इनकी थीम आपकी रखी गई है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लेक्स 2025? आप सभी जानते हो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस है जिसको भारत अभी मना रहा है, और इसकी थीम इस बार रखी गई है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज साइंड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अभी हाल ही में किन दो देशों के द्वारा मुक्त व्यापार समझौता को साइन किया गया? ऑप्शंस यहां पर आपसे कह रहे हैं भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान, भारत यूके। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भारत एंड द यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, हु पास अवे ऑन May 5, 25 इन कॉर्डोबा अर्जेंटीना? डिएगो माराडोना, लियोनेल मेस्सी, लुइस गैल्विन, गैब्रियल बाटिस्टुटा। सो ऑप्शन सी इज राइट। ये फुटबॉलर थे, 1978 टीम के आपके खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ May 7, 25 इन द एथलेटिक्स? इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वर्ल्ड एथलेटिक डे, ग्लोबल फिटनेस डे, यूथ स्पोर्ट डे। तो हर साल 7 मई को आपका वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया जाता है। इस बार मेरे ख्याल से 29th एडिशन था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी एनिवर्सरी 7 मई को मनाया जाता है। इनकी फॉर्मेशन 1960 में की गई थी। इंडियन आर्मी की ये ब्रांच है। इनका मोटो क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम। ठीक है, इसको भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian naval ship arrived in Singapore for IMDEX in Asia 2025? Options are INS Vikrant, INS Arihant, INS Kilton, INS Kolkata, and the right answer is option C, INS Kilton. So coming to the homework of this daily defense current affair class of 8th May, the question is which of the following is one of the world's largest natural lakes? Options are Dal Lake, Wooler Lake, Lake Superior, and option D is Lake Ontario. You have to give your answer in the comment box.
Also subscribe our Fact Flicker channel, like the video and share the video. Jai Hind.